नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज हमारे साथ हैं इलाके के महबूब नेता, सिंचाई मंत्री, स्थानीय विधायक डॉक्टर राम प्रताप। जब से कार्यक्रम शुरू किया है तब से हनुमानगढ़ की हमारे दर्शकों की काफ़ी SMS हमें मिले जिनमें डॉक्टर राम प्रताप के इंटरव्यू दिखाए जाने की मांग की थी। आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और हमारे साथ हैं इलाके के नेता डॉक्टर राम प्रताप। डॉक्टर साहब, हमारा स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, बड़ी ये प्रसन्नता का विषय है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर कृषि प्रधान जिले हैं और आप इसी से संबंधित महकमा आपके पास है। लोग राजा महाराजाओं को तानाशाह कहते थे। एक तानाशाह द्वारा बनवाई गई गंगा नहर, क्या कारण है कि 60 साल बाद भी हमारी तांत्रिक सरकारें उसकी ढंग से मरम्मत भी नहीं करवा पा रही? आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। 60 साल नहीं, इस नहर को बने हो गए 90 साल जी। और 90 साल के बाद में इसका रिनोवेशन हुआ था। होने के बाद में कुछ स्ट्रक्चर्स है वो बीच में रह गई थी, कुछ कंस्ट्रक्शन बाकी रह गए थे। तो पिछले साल हमने इसके जो बचे हुए कार्य थे वो पूरे करवाए और युद्ध स्तर पर काम किया, क्वालिटी भी मेंटेन की। उसके बाद में अब जो गैप्स रह गए थे, जैसे हेड रेगुलेटर है, क्रॉस रेगुलेटर है, इनका निर्माण किया तो वो काम बीच में इनका अटका पड़ा था। अब हमें इस बंदी के दौरान उन हेड रेगुलेटर्स को, क्रॉस रेगुलेटर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बड़ी भारी समस्या आ रही थी। बिना हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर के पानी का न तो नहर का एफएसएल मेंटेन होता है, न ही पानी की क्वांटिटी का पूरा सही पता चलता है। तो सारे इंजीनियर्स कर्मचारी है वो दिन रात लग करके उसका पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हरी के बैराज से लेकर के और मसीता वाली हेड तक IGNP की हालत खस्ता है। क्या करवा रही है सरकार? इसमें सही मायने में तो आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा। जी जी। 2008 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी, उन्होंने इस नहर का हरी के बैराज से लेकर के और जैसलमेर में लास्ट पॉइंट है तन्नौट, वहाँ तक इसका दौरा नहीं किया था। नज़दीक से समस्याएं थी, उनका निरीक्षण किया था और करने के बाद में इसके हालात को देखते हुए 2 अलग अलग पैकेज बनाए थे। पंजाब पार्ट का अलग बनाया था 952 करोड़ रुपये का और 0 RD मसीतावाड़ी से लेकर 200 RD जो सेंग्रस से चल जाता है उसका 402 करोड़ का तकमीना अलग बनाया था। अब रिनोवेशन की बात आई तो उसमें ये AIBP में ये स्कीम मंजूर हुई थी, जिसमें 90% केंद्र सरकार देती है, 10% राज्य सरकार का हिस्सा होता है जी। उसमें केंद्र सरकार ने भी पैसे दे दिए थे और राज्य सरकार ने भी 48 करोड़ रुपए दिए थे जी। देने के बाद में पंजाब सरकार की डिमांड थी कि हमें आप टुकड़ों में नहीं दो, क्योंकि इतना बड़ा काम है कि इसके ऊपर ठेकेदार जो भी आएगा तो वो 1 स्टेज में जितना काम होगा तो उसी हिसाब से होना चाहिए। इस उधेड़-बुन में लगातार कांग्रेस के तरफ से भी प्रयास चलते रहे, लेकिन वो काम सिरे नहीं लगा। उसके बाद में चुनाव नज़दीक आने के बाद में वो काम अधर में रह गया और साथ साथ में जो उसकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस थी उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया। दूसरा विषय जो है वो 0 RD मसीतावाड़ी हेड से लेकर के मैंने मेरे पूरे रिकॉर्ड्स को देख लिया, सभी इंजीनियर्स को, अधिकारियों को लगा के देख लिया। अभी पंजाब पार्ट का रिनोवेशन है वो इंटरस्टेट मैटर था, लेकिन 0 RD से लेकर 200 RD का है वो राजस्थान पार्ट है 402 करोड़ रुपये का। तो इसमें तो किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तत्कालीन सरकार ने इसको क्यों नहीं किया। और वो 90-10 में जो स्कीम थी, आज वो स्कीमें बंद हो चुकी हैं और वो पैसा भी लैप्स हो गया। अब इसके बाद में हमने दोबारा प्रयास शुरू किए हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट बदली है, बदलने के बाद में हम उनसे बातचीत करके इसका
काम को गति प्रदान करेंगे, क्योंकि पंजाब को भी इसका बड़ा भारी घाटा है। उसके भी 4 जिले हैं वो वाटर लॉक हो रहे हैं इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, जो लोग इरिगेशन सिस्टम के जानकार हैं वो आरोप लगाते हैं कि अभी जो आप वहाँ गेटों की मरम्मत करवा रहे हैं, सिल्ट निकालने का काम करा रहे हैं, हरी के बैराज में बड़ा युद्ध स्तर पे आपने काम चालू कर रखा सरकार ने, तो क्यों ना आप कोई एक ऐसा सख्त कदम उठाएं राजनीति से ऊपर उठकर, वोटों का लालच छोड़ करके, कि वहाँ सर्दियों में बंदी लें और 4-5 महीने की लें। हालांकि इस 4-5 महीने की बंदी में किसानों की एक फसल जाएगी, लेकिन जो मरम्मत आप उस दौरान उसका वो करवाएंगे तो उसके लिए आपको 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद में मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो ऐसा स्टेप सरकार क्यों नहीं लेती? देखिए, आपका सवाल व्यावहारिक रूप में देखें तो दिक्कत आती है कि सर्दी के टाइम में तो आपको क्लोजर वो किसी कीमत पर भी नहीं देना चाहता किसान। इसमें कहीं राजनीतिक मुद्दा नहीं। और तो अब चूंकि अगर 2 साल पहले घोषणा कर दे कि साहब 2 साल बाद हम लोग बंदी लेंगे और आप जिसको ठेके पे जमीन लेनी है, जो करना है, वो अपनी सारी व्यवस्था देख ले, कितना ही कह दो, इसकी तो लगातार जब से नहर बनी है बंदी ली जाती है तो इसी टाइम ही ली जाती है, इसी प्रकार चलती रहेगी डॉक्टर साहब। इसी तरीके से तो फिर तो ये तो बार बार इसका सिल्ट निकाल, अदरवाइज भी ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है। इसमें अगर 10-15 दिन का क्लोजर लेकर के इसकी साल संभाल नहीं करें तो ये फिर उसी हालत में चली जाएगी, चाहे आप इसको सोने की बना लो। तो हर वक्त में हमें इसके गेट्स की ग्रीजिंग है, पेंटिंग है, लीकेज है, कहीं टूट फूट है, ये हर साल इसकी केयर करनी पड़ेगी। ये कोई नहर नहीं है, ये एक किस्म का डैम है। तो डैम के लिए 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। उसी तरीके से इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जब ये अपनी क्षमता से पानी दे सकेगी। डॉक्टर साहब, अपने एरिया में आप खालों को कच्चा से पक्का कर रहे हैं जी, क्या काश्तकारों को क्या लाभ? ये आपने सवाल अच्छा उठाया। कच्ची नहर को पक्की करते हैं तो 6 से 8% पानी की सेविंग होती है जी, और खाड़े को अगर पक्का करते हैं तो 30 से 35% पानी की सेविंग होती है। इतना भारी फर्क है। इसलिए खाड़ा पक्का होने के बाद में किसान को जितना लाभ होता है वो महसूस तो नहर पक्की होने पर भी करता है, लेकिन ये तो एकदम जैसे अंधेरे में रोशनी होती है उस तरीके से फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर के पानी का काफ़ी बचाव होगा, चीज़त बचेगी और डॉक्टर साहब, आपके अलावा भी बहुत से सरकारें जब आई, समय समय पर कांग्रेस का राज भी रहा, सिंचाई मंत्री भी अलग अलग रहे। जो सिंचाई मंत्री रहा उन्होंने अपने अपने तरीके से माइनर बनाए, उप माइनर बनाए, अपने अपने इलाके में पानी लेते गए, ले जाते गए। क्या इतनी पानी की उपलब्धता है क्या कि जो चाहे जहाँ चाहे जैसे ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं। जिस टाइम में सिस्टम डेवलप हुआ उस टाइम में देखो, ये तो हर एक आदमी लालच करता है कि मेरा क्षेत्र है वो लाभान्वित हो, लेकिन इसमें पानी उपलब्ध है उसको भी देखा गया। यूँ FIZ में नहीं हुआ, चाहे किसी का राज। डॉक्टर साहब, अब राजनीति की बात करते हैं जी, सिंचाई से करके। पूरे प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी से दूर होता जा रहा है। कारण मैं पूरे प्रदेश का तो नहीं कह सकता। चलो आप पर मेरा कार्यकर्ता तो मैं महसूस करता हूँ मेरे से अलग नहीं। मैं इसके साथ सवाल ये जोड़ देता हूँ डॉक्टर साहब जी, कि आपके साथ जो कार्यकर्ता 93 में था जी, क्या आज भी उसी तन्मयता के साथ, आज भी उसी लगन के साथ है? नहीं, तन्मयता उसी किस्म की है। वो पारिवारिक संबंध है। इतना जरूर है कि मैं भी इस चीज़ को मिस करता हूँ, वो भी इस चीज़ की नाराजगी जाहिर करते हैं कि क्योंकि जिम्मेवारी इस किस्म की दे रखी है तो आना कम होता है, तो संवाद की कमी कह सकता हूँ, और वो एक मजबूरी में है। ये नहीं है कि कहीं बैठ के अपने आराम से बैठे हों, ये दिक्कत जरूर। डॉक्टर साहब, जब बात चलती है, हम लोग लोगों से मिलते रहते हैं, कार्यकर्ता भी हम लोगों से मिलते रहते हैं, एक बात सवाल आता है कि जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में धराशायी हो गई थी, तब आपने जीत हासिल की थी, और वो जीत, उस जीत के अंदर कार्यकर्ता का बड़ा योगदान था। वो कार्यकर्ता आज आपके साथ नहीं है। उस कार्यकर्ता को शिकायत होती है, उस कार्यकर्ता को लगता है कि डॉक्टर राम प्रताप
डॉक्टर राम प्रताप के नेचर में, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। वो डॉक्टर राम प्रताप सरल नहीं रहे। ये सवाल मैं समझ नहीं इसका। अगर सरलता मैं इसको थोड़ा विस्तार से बोलता हूँ डॉक्टर साहब कि 93 में वो समय था जब हनुमानगढ़ का कोई कार्यकर्ता जयपुर जाता तो डॉक्टर राम प्रताप उनको अपने हाथ से भोजन परोसते, उनको मतलब उतना लगाव रखते। वो चीज़ अब नहीं है। अब अगर कार्यकर्ता को डॉक्टर राम प्रताप से मिलना है तो बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से ये कोई इक्का दुक्का ऐसे नहीं होने की वजह से तो हो गया होगा। बाकी का खाना खिलाना, साथ में खाना, वो प्रक्रिया वैसे की वैसी चल रही है। और एक दिक्कत जो मैं आपको माफ़ी चाहते हुए कह रहा हूँ, उपलब्धता की दिक्कत हो सकती है। उस वक्त में जो जिम्मेवारी अपने पास में थी फूड मिनिस्टर की, वो फूड मिनिस्टर की थी। अब इरिगेशन चूंकि एक इस किस्म का मामला है कि जो 24 घंटे अटेंशन मांगता है, और आप तो फरमा रहे हो कि यहाँ उपलब्धता कम होती है। मेरे से लोगों की शिकायत ये रहती है कि तू हनुमानगढ़ को ही संभाल रहा है, दूसरा इलाका नहीं देख रहा। लेकिन ये जरूर है कि उतनी समय का अभाव कह सकते हो। बाकी का मेरे पहनावे में, मेरे बातचीत में, या खुल के जिस तरीके से कार्य करते हैं, मैं स्वभाव से सरल डॉक्टर साहब, आप पहनावे में उसी तरह से हैं, आचार व्यवहार में उसी तरह से हैं, लेकिन कार्यकर्ता के प्रति एक जो सोच है, दृष्टिकोण है, ऐसा आरोप है कि लोग मिलना चाहते हैं तो पहले अमित को मिलना पड़ता है। डॉक्टर राम प्रताप से मिलने से पहले अमित को मिलना पड़ता है। आप यूँ करो, एक दिन भेष बदल के आ जाओ। अब मैं सुबह 7 बजे से नीचे बैठा जी, लगातार संपर्क में था। बीच में एक जगह कोई डेथ हुई, वहाँ जाके आया, और आपके पास मैं आया हूँ तो मैं अभी सीधा स्नान करके आया हूँ। न कोई अमित की जरूरत पड़ती है, न किसी चौधरी की जरूरत पड़ती है, न किसी सरदार की जरूरत पड़ती है। एक एक कार्यकर्ता है वो मेरे से सीधा मिलता है। अभी अगर आप पूछ के, और 2-4 अभी बैठे चाय पी रहे होंगे, किसी के बीच में माध्यम की या किसी दलाल की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर जैसे डॉक्टर राम प्रताप 1993 में थे, आज भी वैसे ही हैं। डॉक्टर राम प्रताप से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त तो चला है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से। डॉक्टर साहब, आपकी शैली पे कई बार सवाल उठता है। राजनीति के जानकार लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से आप काम करते हैं उसका सीधा लाभ जनता को नहीं हो पा रहा। क्या आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? उदाहरण के तौर पर कि आप किसान की बात ज़्यादा करते हैं, नहर की बात ज़्यादा करते हैं। ठीक है, शहर की बात कम और नहर की बात ज़्यादा। शहर में अगर कोई FM रेडियो की बात है तो कहीं वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, कहीं हवाई पट्टी की बात है तो कहीं कुछ नहीं हो पाता। लेकिन किसान की बात है, मामूली सी भी बात है, आप जी जान लगा देते हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से आपको पूरी जानकारी नहीं मिली। शहर का जहाँ तक सवाल है जी, अगर मैं काम गिनाने लगूँ तो मेरे भी याद नहीं होंगे, आपके पास भी इतना समय नहीं होगा। मैं सिर्फ शहर के काम आपको बता रहा हूँ। और हमारे कार्यकाल किसी तीसरे के एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपके ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल के लिए 250 करोड़, 250 करोड़ रुपए, जो आपके अभी
2 दफा टेंडर आगे हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से इस महीने में टेंडर हो जाएंगे, जिसमें न केवल आपके ये और टैंकर ये दूसरी चीज़ें होगी, बल्कि टाउन और जंक्शन की टोटल पाइपलाइन को चेंज किया जाएगा। और बचा हुआ पार्ट जो आपके सीवरेज का है जी, वो भी इसमें शामिल है। और सीवरेज का मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पहले अपने सभी की धारणा ये थी कि सारी सड़कें तोड़ देते हैं, परेशानियां होती है। अब जो एग्रीमेंट होगा उसमें जो वहाँ टूट फूट होगी उस पार्ट को ही वो ठीक नहीं करेंगे, पूरी की पूरी सड़क को बना के पूरी पूरी सड़क बनाएंगे। नए सिरे से एग्रीमेंट हुआ है डॉक्टर साहब, ऐसा क्या? यस, ठीक है। तो ये एक 250 करोड़ का, ये राजस्थान में शायद मोटे मोटे रूप में बताया 3 ही शहर है जिसमें अपना जी। तो अब आप इसको किस रूप में फिर आपके जो टाउन और जंक्शन के बीच में घग्गर नदी पर पुल बन रहा है जी, 4 लेन सड़क तो बन गई, लेकिन उस सड़क पुल के संकड़ा होने की वजह से दुर्घटना खतरा रहता था। वो पुल 40 करोड़ का आपके सामने बन रहा है, आप भी वहाँ से निकल सकते जी। आपके अब भी इस बजट के अंदर 3 अंडरपास तो हनुमानगढ़ जंक्शन में मंजूर, इसमें मंजूर हुए, हनुमानगढ़ टाउन में 3 और जंक्शन में 4 हुए। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर एक स्वामी जी के स्कूल के पास में पहले मंजूर। अंडरपास की बात करें डॉक्टर साहब, अंडरपास जो विधानसभा में जिसकी घोषणा हुई थी। यस। तो डॉक्टर साहब जब मीडिया ने संबंधित अधिकारियों से PWD वालों से बात करी तो उन्होंने कहा भी हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, विधानसभा में हो सकता है वो हुआ हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। उसकी प्रक्रिया चालू अब प्रक्रिया चालू है और उसकी एस्टीमेट है डिपार्टमेंट। शायद आपने किसी ऐसे मेरे जैसे आदमी से जिसको नहीं, जिम्मेवार अधिकारी से पूछा था और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक बार पॉलिटिकल स्टंट है और धीरे धीरे करके अगले साल पे ले जाएंगे और अगले साल पे फिर कह देंगे साहब अब तो सरकार बदल गई या अब चुनाव आ गए हैं और उसके बाद फिर देखेंगे। ये आप सही फरमा रहे हैं, ये काम करने की आदत कांग्रेस की, हमारी ऐसी आदत नहीं है। हम कच्चा काम कभी पब्लिक के बीच में जाके नहीं कहते, हम उतना ही कहते हैं जितना पूरा कर सकते। तो इसी के पेटे आपके ये अंडरपास हैं, ये अभी उनके एस्टिमेट वगैरह आज ही मेरे प्रोसेस शुरू हो गया है। बिल्कुल शुरू, ठीक है, और जल्दी बनेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, और उसमें एक आपके जो कॉलेज के पास में जी, अब आप इस चीज़ को दिमाग में रखो कि आज ट्रैफिक है 10 साल में इसके 4 गुना ज़्यादा, बिल्कुल सही है। टाउन के उसके बाद में जब इसका ब्रॉडगेज पूरा होगा ट्रेन भी ज़्यादा आएंगी। अब आप थोड़ा सा दिमाग में रखो भी, अगर वहाँ पर वो अंडरपास नहीं तो पीछे जगह ट्रैफिक में साधन खड़े होने करने के लिए कितनी। डॉक्टर साहब जिस समस्या को आप समझ रहे हैं, अब 10 साल बाद का भी आप क्यास लगा रहे हैं कि ये समस्या इतनी बढ़ेगी, ट्रैफिक की बढ़ेगी, ट्रेन से ज़्यादा होगी, तो ये सब पहले नहीं हो जाना चाहिए था कि जनता को बहुत प्रयास करने पड़े और आप तक पहुँचने के लिए, सरकार तक पहुँचने के लिए अब जा करके सुनवाई हुई है और अब जा करके ये हुआ है। ये आप और सुन लो, ये तो और ही पहले हो जाना चाहिए था। कांग्रेस वालों ने क्या किया, मैं प्रयास करके कम से कम ले तो आया। दूसरा ये टाउन तो ये जंक्शन में जो ओवरब्रिज है इसकी स्थिति से आप रोज रोज रूबरू होते हैं। अब इसके ऊपर से शाम के वक्त में निकलना है, ये एक हरकुलिन टास्क है। और ये जो हम अंडरपास बना रहे हैं उसमें जो लाइट ट्रैफिक होगा वो उस अंडरपास से आएगा और इधर ढिल्लों कॉलोनी से भी कनेक्ट करेंगे, जिससे इस पर लोड कम होगा, जिससे दिक्कत कम होगा। सारी चीज़ें कोई एक दिन या एक साल में नहीं होती। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अंडरपास और पेयजल के अलावा तीसरा आप बता रहे थे ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 10 करोड़ रुपये जी। फिर आपके सड़क निर्माण होगी 4 लेन जी। टाउन में ड्रेनेज के लिए नाला निर्माण है 5 करोड़ का और लगातार मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। आज आपसे मिलने से पहले मैंने EN को बुला के कहा भी अब फसल कट गई या कटने वाली है जी। दूसरी फसल आ जाएगी तो दिक्कत होगी, खेत पड़ते हैं तो ड्रेन बनाएंगी, हम टॉप प्रायोरिटी पर ले जी। और इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय 4 करोड़ के बनाए शहर के। हनुमानगढ़ टाउन के ये तो होगा। बिश्नोई धर्मशाला से TB रोड एवं दिनार सिनेमा रोड 4 करोड़। उसके बाद में अस्पताल में इसको 50 बेड तो इसको बढ़ाए गए, अपग्रेडेशन किया और 50 बेड ही आपको
साइड में बच्चों के वार्ड में हाँ 100 वार्ड गए जब 100 बेड गए जब 50 का सुना था, 100 हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब। 50 जनरल के हो गए, 50 बच्चों के हो गए, 100 हो गए। हाँ बिहारी बस्ती के पास में पंपिंग स्टेशन बन रहा है, हाँ उसकी आपके लागत आएगी 3.4 करोड़ रुपये। हाँ जन सेवा की योजना के अंदर हमने 35 सड़कों का निर्माण किया सीसी रोड से। और गौरवपथ बाईपास है वो आपके स्वामी जी का स्कूल टीबी रोड पे, उससे लेकर के कोने तक जहाँ भद्रकाली माई मंदिर को रोड जाती है, जी जी उससे होकर के जो हमने बाईपास का निर्माण करवाया है म्यूनसिपलिटी से, जो आपकी सारी हॉस्पिटल के आगे से इसकी कनेक्टिविटी होगी तो ये किस्म का ये मिनी बाईपास का काम है। और इससे पहले काश्तकारों को बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, उसके बाद में जो SRM स्कूल के पास में आपका अंडरपास बन रहा है, उसको भी आगे हमने जो कोला से रोड जाती है आपकी गुरुसर जी, उसमें से रोड का निर्माण करीब करीब पूरा हो गया, जिससे क्या होगा कि उधर से राउत रोड से जितना भी ट्रैफिक आएगा उसको ओवर ब्रिज क्रॉस करके डॉक्टर कैलाश जी के हॉस्पिटल के पास से होके आने के लिए एक बड़ा भारी आदमी को डर लगता था। अब जो ट्रैक्टर ट्रॉली सामान आएगा तो वो उस रास्ते से होकर के नई मंडी के अंदर सीधा आएगा। एक जाकिर हुसैन पार्क तक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, चाचा चंदास के घर से लेके जाकिर हुसैन पार्क तक। ठीक है, जाकिर हुसैन पार्क ये 2 करोड़ रुपए की। टीबी रोड का निर्माण 2 करोड़ रुपए से करवाया। फतेहगढ़ सड़क से ये, और ये सारे आप तो मेरे को कह रहे हो पिछले आदमियों ने क्या, उनके पास में वो मंत्री नहीं थे या उनका राज नहीं रहा। अगर सोच होती तो मेरे अकेले क्या तकलीफ थी। सही है। अब वो तो रावसर वाला तो आपको बता दिया वहाँ स्वामी जी के स्कूल के पास हो जाएगा। दूसरा आपके जो फतेहगढ़ साइड से जितना भी ट्रैफिक आएगा HMS नहर के पास से होकर के वो भी वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ से मंडी के अंदर HMS स्कूल के साथ साथ जो आपके ये डेरा बना हुआ है ना, हाँ गुरु कृष्ण स्कूल, हाँ जी जी जी, उसके साथ साथ ये सड़क है। इस सड़क के निर्माण होने से इस साइड से जितना भी ट्रैफिक आएगा उनको बड़ा भारी फायदा होगा। कलेक्ट्रेट के आगे सीधा बाईपास तक रोड बना, ये आपके पूरी हो चुकी है 1.5 करोड़। उप स्वास्थ्य केंद्र और 2 डिस्पेंसरी है, उनकी हमें जगह में दिक्कत थी, एक झंडावाड़ी में एक भोमपुरा जी, और जगह है वो करीब फाइनल मिलने के बाद में उसका निर्माण होगा तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। आपके कभी आप ध्यान देना, भद्रकाली माई के मंदिर की तरफ मुड़ते हैं तो जो फैक्ट्री एरिया है उनके ऊपर से एक हाई टेंशन लाइन जाती है जो आपके ये सारिया मार्केट के सामने जो GSS बना है वहाँ तक आती है, ऊपर से आती है सारी। ये कोई 1-2 साल की या 4 महीने की नहीं थी। इस सारी लाइन को हम हटा रहे हैं और इसके लिए MLA लैंड से पैसे दिए। डॉक्टर साहब, आप जो चीजें मुझे बता रहे हैं वो सारी की सारी प्रस्तावित है कि प्रस्तावित नहीं है, ये अपन करेंगे, ये हाई टेंशन तार हम हटाएंगे, सड़क अपन बनाएंगे। कोई चीज, अब मैंने आपको बताया भी स्वामी जी के स्कूल के पास से कोला वाली जो सड़क जाती है आपके गुरु से, उसमें से रोड का निर्माण हो चुका है और जिस दिन वो अंडरपास बन जाएगा उस दिन उसके नीचे से ट्रैफिक आएगा सीधा। इसी तरीके से आपके HMS रोड है, इसके मेरे ख्याल से टेंडर हो गए तो बनने में तो टाइम लगेगा। कोई हवाई एक ही बात में न तो आज तक की है न मरे। तो डॉक्टर साहब 1.5 साल तो बाकी है, 1.5 साल बाकी, 3.5 साल में अपने योजनाएं बनाई है और 1.5 साल बाकी है। मंजूर हुई है तो उसके बाद में उसकी फाइनेंसिंग है, फिर उसके बाद में टेंडरिंग प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। बाकी का ये जो आप कह रहे हो ना जो हाई टेंशन लाइन है, हाई टेंशन लाइन में 40 लाख रुपए लगे, ये मेरे MLA लैंड से मैंने खुद लिखे थी। अब करने का काम विद्युत विभाग का है, वो अपनी टेंडर प्रक्रिया में किस तरीके से करता है तो उसमें समय लग सकता है। ये थोड़े हो सकता है पैसे दे दिए वो काम नहीं होगा। राम प्रताप रहे कि नहीं रहे, पार्टी पावर में रहे कि नहीं रहे, ये काम सारे के सारे धरातल पर है, एक भी हवाई फायर नहीं। 33/11 kV के 20 स्टेशन, 5 MVA के गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन में
आवासन मंडल में ये मिलाकर के 6 करोड़ रुपये। तो ये तमाम काम मैं आपको अभी जितने बता रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, अभी मेरे दिमाग में इससे भी ज़्यादा है। अब आप ये बताओ मेरे को, हनुमानगढ़ जिले में कोई 1 इंच जगह थी क्या नेशनल हाईवे? आप यहाँ से लेकर के पल्लू तक चले जाओ, कैलिया तक चले जाओ, कहीं है क्या आपके पास? नहीं आज कैंचियों से लेकर के ये आपका भाई ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया और उसका रिनोवेशन भी रोड का हो गया। एक तो ये मिल गया, दूसरा बाईपास होगा, कभी सोची थी क्या किसी ने? या मेरे साथी कांग्रेस में बैठे उनके दिमाग में थी क्या ये तो आपके सामने ही हुई है। इसी तरीके से नौर होकर के जो आगे जाएगा वो सवा साइड में नेशनल है, वो भी हनुमानगढ़ में एंटर होगा। तो कहीं पर जहाँ पर एक इन्होंने एक ये हनुमानगढ़ से सूरजगढ़ रोड का निर्माण किया था जिसमें 8 जेई इलेक्शन सस्पेंड हुए, आज उसकी दुर्गति देख रहे हो आप। तो क्वालिटी वाइज भी है, क्वांटिटी वाइज भी है। और मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मेरे कार्यकर्ताओं की लगन से, उनकी मांग से, इलाके के लोगों की वजह से ये तमाम काम है, ये रिकॉर्ड है जी। हाँ नो डाउट डॉक्टर साहब, आपको इसीलिए विकास दूत कहते हैं लोग। और अभी आपने नालियों की, सड़कों की और वो सारी बात की, तो मुझे नगर परिषद की बात याद है जी। एक अभी इसमें जो ये सामने जो ढीलों कॉलोनी, यहाँ से सीधी रोड जाती है आपके, आगे जाके नाली आ जाती है। इसमें कलवट बन रहा है, काजवे बन रहा है, जैसे भद्रकाली माई के मंदिर के पास बना था उससे भी मजबूत बन रहा है, जिससे फतेहगढ़ साइड से कोई लोग आएंगे तो वो सीधे यहाँ से क्रॉस करके इसके अंदर आ जाए। और ये आपके गांधीनगर वाला अगर ये अंडरपास बनेगा, बनने के बाद में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ से कोई किसी के बुजुर्ग किसी की डेथ होती है तो शमशान घाट पड़ते हैं उस साइड में, लाइनों को क्रॉस करना पड़ता है। और सुना तो यह गया कि दुर्भाग्यवश 1-2 दफा डेड बॉडी को ले जाते हुए थे, ऊंची नीचे होती है तो डेड बॉडी नीचे भी गिरी। ये अपने लिए शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आज अगर ये अंडरपास बनते हैं, बनने के बाद में इधर तो आपका बाजार रहेगा, दुर्गा कॉलोनी इधर रहेगी, ढिल्लों कॉलोनी इधर रहेगी जी, बाकी का ऑफिसेज उधर रहेंगे। तो जो लाइट ट्रैफिक कम से कम है वो इस अंडरपास से निकल के सीधा मंडी में जाएगा, सीधा ऑफिस में जाएगा। कितना तो इससे आपको ईंधन की बचत हो, कितना समय की बचत हो, कितना आपके पॉल्यूशन से बचत मिले, ये तमाम बातें। डॉक्टर साहब, आपने नालियों, सड़कों की, विकास कार्यों की बात की तो मुझे नगर परिषद याद आ गई। 1994 में आपने राजकुमार तंवर को चेयरमैन बनाया जी, और अब आपने राजकुमार हिसारिया को चेयरमैन बनाया। दोनों में से कौन सा राजकुमार है जो पार्टी के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है? ये मैंने कभी आंकलन किया नहीं। मेरे लिए दोनों ही सही हैं, अपने अपनी जगह पर अच्छा काम किया और आगे भी भविष्य में अच्छे काम होंगे, सभी का सहयोग मिलेगा। डॉक्टर साहब, कानून व्यवस्था की बात करें, आमजन न तो पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट है, न रसद विभाग से, न विद्युत विभाग से। ये ऐसे विभाग हैं जिनका जनता का सीधा वास्ता पड़ता है और आरोप है कि आप इनमें रुचि नहीं दिखाते। जनता दफ्तरों के चक्कर लगाती रहती है, भटकती रहती है, आप रुचि नहीं दिखाते। मेरी एक आदत है, उसको आप अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे, मैं कई चीज़ें हैं वो ज़्यादा कहता नहीं जी। अब उदाहरण के तौर पर शायद आप पुलिस के लिए आपका इशारा है वो बिल्कुल वाजिब है, जो पिछले दिनों में घटित हुई। हाँ, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, न मैं किसी के डर से कह रहा हूँ, न किसी के दबाव से कह रहा हूँ, जो मेरे आप भी इतनी बात है वो बता रहा हूँ। जैसे ही ये घटना घटित होती है, एपी ओली, कौन सी आप उनकी बात करें? नहीं, टाउन सी की वो बात नहीं। हाँ। वो तो अच्छा, ये इधर वाली बात करें, सुरेश वाली। आप सुरेश वाली बात करें। सुरेश हाँ। तो उसमें मेरे को सूचना मिली, मिलने के बाद में मैं चाहे जयपुर में था, चाहे मैं धौलपुर में था, लगातार मैं संपर्क में था। और ज़्यादा तो मैं तारीफ में नहीं जाता, लेकिन जितना भी हुआ है ये पुलिस प्रशासन ने जो कुछ किया है अभी, इसमें मैं लगातार एक एक चीज़ से जानकारी में, और न केवल जानकारी में हूँ, आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा।
ये जो महिला जिसका ये धंधा करती है, हाँ वो मुझे ध्यान है मामला। ठीक, इसके लिए मैंने लगातार लड़ाई लड़ी आपने, 1.5 महीने तक लड़ाई आपके खिलाफ इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़े ब्लेम लगाए थे आपके खिलाफ, इसने बड़े ड्रामे किए थे, बाद में इसकी फिर वो टाउन में चली गई थी। तो आज इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने मेरे पर FIR भी लॉन्च करे, और ये एक नहीं थी, एक और थी, 2 थी। दूसरी कौन सी? एक हाउसिंग बोर्ड में रहती थी जी, जो आज यहाँ आ गई, वहाँ से ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ के लोगों ने साथ दिया, हमने लगातार पहरा दिया, तो परेशान होकर वो जगह छोड़ के यहाँ आ गई। एक जस्ट अपोजिट इस साइड में रहती थी, उसका नाम मैं नहीं जानता, वो आज यहाँ नहीं है, ऐसा मेरे जानकारी नहीं, लेकिन ये मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है, और इसमें लगातार हम कोशिश करें। अगर आप जानकारी चाहो तो जोधा सिंह नाम का वकील है, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो यही है, तो मैं आप उससे दीन ईमान से पूछो मैं कब से तो संपर्क में हूँ, और क्या क्या जानकारी कर रहा हूँ और क्या क्या अधिकारियों को कह रहा हूँ, ये आप उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, 14 साल की बच्ची है और उसके साथ इस तरह से हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो महिला है, कुख्यात महिला है, बहुत लंबे समय से इस दलदल में फंसी हुई है और धंधा ये करवा रही है, तो जब ये इतने सालों से चलता आ रहा है तो पुलिस, सवाल ये पैदा होता है, आप मंत्री हैं तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? एक सड़क दुर्घटना होती है, 22 आदमी मर जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, उसके बाद फिर वही लखवारी टू रावतसर टू हनुमानगढ़ वही अवैध वाहन चलते रहते हैं, और फिर यहाँ भी ये सब चलता रहता, तो फिर कैसे होगा? पहले उस बात को निपटाया कि ये शर्मनाक घटना थी, और आपके आशीर्वाद से आपके सामने कह के जाता हूँ कि मैं लगातार इस काम के लिए, जब मैं उस टाइम लगा हुआ था पुलिस, जी, इस काम को छोड़ूंगा नहीं, और इस काम के लिए आज से कोई तारीख तो मुझे याद नहीं है, पहले मेरी पुलिस विभाग से बात हुई थी जी, कि इस क्षेत्र की पूरे की स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग के टाइम में इस महिला का झाड़ इतना बड़ा है कि जब इसकी सर्च लेने की बात है तो लोगों ने कहा था इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, बाद में जांच कर लेना, ये महीने भर पहले की बात है। ये नहीं है कि मैं इसकी, मेरे को खुद को ये ऐसा लग रहा था कि ये एरिया है ये सुरक्षित नहीं है, पुलिस की नाके नीचे वाला सब, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग कराई थी। अब स्क्रीनिंग जो होगी उसमें अगर कोई गलत तत्व आए हुए हैं, पुलिस में भी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। डॉक्टर साहब, ऐसा भी आरोप लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस के ऊपर। अब किसका प्रेशर है, कौन सी पार्टी का प्रेशर है, कौन सा लीडर का प्रेशर है, ये तो पुलिस खुलासा नहीं करेगी, लेकिन आम आदमी के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि किसी मतलब एक भी सफेद पोस्ट को अरेस्ट नहीं किया गया। देखो, इसमें सफेद पोस्ट है, काला पोस्ट है, ये तो मेरे को पता है, लेकिन मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि आपको तसल्ली होगी उस बंदे से बात करने के बाद जी, कि जैसे ही हमें सूचना मिलती है, और ये बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, तो इस किस्म के धंधे करता है वो हमारा नहीं हो सकता, ये स्पष्ट कहा हुआ है। और उसी लाइन पर अगर पुलिस नहीं चल रही तो आप कभी पुलिस वालों से पूछ लें, खुली छूट है, इसका निराकरण करेंगे। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि निराकरण होगा। डॉक्टर साहब, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय स्कीम योजनाएं हैं, जनधन योजना है, या श्रमिक रजिस्ट्रेशन है, या 12 रुपये सालाना बीमा योजना है, ये कई योजनाएं हैं जिसका आपके मुख्य कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता है, तो जनता का इसको लाभ नहीं मिल पा रहा। आप भी कभी जनता के बीच ये सब लेकर के नहीं गए? ये ऐसा विषय है जी कि मोदी जी जो जिस तर्ज पर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जिस तर्ज पर कर रही है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। इतने बड़े परिवर्तन के लिए सारी जनता को मोटिवेट करना जी, उनको सहभागी बनाना जी, ये बहुत बड़ी टास्क है। और अभी पिछले दिनों कैशलेस ये मामले के अंदर एक केंद्र से 2 मंत्री आए थे बीकानेर, मैं भी उसमें था, तो धीरे धीरे जनता इसको समझ रही है, अपने आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है जी। अब मैं उदाहरण के तौर पर सीधा देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी पेट्रोल पंप पर जाता है
कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा तो उसे लूट के क्या लेके जाएगा? हाँ, जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो लूटेगा क्या? फायदा मिला कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरीके से इसके अनेकों लाभ हैं, वक्त लग सकता है। और ये भामाशाह योजना जिसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया, ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये हमारी सरकार में वसुंधरा जी ने पिछली सरकार में शुरू कर दी। तो हमारा प्रयास है इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का। दूसरा आपसे ये मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि जो जितनी भी स्कीम्स हैं, अब आप गैस सिलेंडर को ले लो, सब्सिडी अगर सीधे खाते में चले जाएगी तो आप क्या बेईमानी करोगे, मैं क्या बेईमानी करूँगा? इसी तरीके से गेहूं अगर वो पोस्ट मशीन में आती है तो उसी को देनी पड़ेगी। अब कई जगह ये स्थिति है कि जो ब्लैक में जाती थी, शॉर्ट रहती थी चीज़ें, वो कई दफ़ा सरप्लस होती है। हालांकि इसमें कई लोग जो लाभ लेते थे वो अड़चनों का कारण जरूर बन रहे हैं, चाहे हेरा फेरी का मामला, पोस्ट मशीन का, ये हाँ वो परेशानी कुछ नहीं रही। हाँ, वो डिपो वालों के डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, ये सारी योजनाओं का लाभ तो जनता तभी उठा पाएगी ना जब पार्टी का कार्यकर्ता उसको जाकर के कोई शिविर लगा करके कोई समझाइश करेगा, उसको थोड़ा बताएगा। तो मेरा सवाल यही था कि पार्टी इसके लिए आमजन में पहुंचने के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये सुझाव आपका अच्छा है। हाँ, इस पर जन जागृति अभियान चलाया जाना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है। सरकार बनने के 3 साल बाद तक, 3.5 साल बाद तक नगर परिषद में पार्षदों की नियुक्ति नहीं की गई, लंबे समय तक मामला अटका रहा। अब जब की गई है तो ऐसा आरोप है कि ऐसे लोगों को बनाया गया है जिनका पार्टी की विचारधारा से कोई सरोकार ही नहीं है। उनमें से कोई एक आध को छोड़ करके ऐसा नहीं है जो अपनी विद्वता से मंडल को चला सके या कोई सहयोगी बन सके। देखिए, अभी बने हैं तो उनकी विद्वता का तो अपनी फाइनल डिसीजन इतना जल्दी नहीं लें। और दूसरा, जहाँ तक पार्टी से प्रतिबद्धता का बात है, तो ये पार्टी आपको जानकारी होगी कि हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी मेंबरशिप वाली जी। तो वो बड़ी जब नए लोगों ने इंटरेस्ट लिया, उस हिसाब से सभी से कार्यकर्ताओं से राय लेकर के किया, कोई किसी तरीके से कोई तानाशाही बात नहीं। ये थे सिंचाई मंत्री स्थानीय विधायक डॉक्टर रामप्रताप। डॉक्टर रामप्रताप का कहना है, सुरेशिया कांड मामले में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा घिनौना काम करता है वह मेरा या भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता। पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरेबान पकड़ के अंदर करे। इसके अलावा शहर की विकास कार्यों की चर्चा करते हुए डॉक्टर साहब ने अनेक सड़कें, अंडरपास और पुल की उपलब्धियां गिनाई। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।